कोई बार बनाऊंगा लेकिन यार। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले लॉस ऑफ मोशन। तो सब लोग हेडिंग डाल दो, लॉस ऑफ मोशन। ठीक है। अब सर, ये लॉस ऑफ मोशन क्या होता है? तो अभी तक आप लोगों ने काइनामेटिक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, अगर वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सेलरेशन कितना है। ये सब हमने काइनामेटिक्स में डिस्कस करा था कि अगर एक बॉडी है तो उसका मोशन कैसे हो रहा है। लेकिन आज हम लॉस ऑफ मोशन में ये समझने वाले कि मोशन हो क्यों हो रहा है। तो आप सबसे पहले एक बात समझो, लॉस क्या होता है। ठीक है। लॉस लॉस आर सम सेट ऑफ रूल्स जो दुनिया के हर कोने में एप्लीकेबल है। जैसे मैं देखो अभी यहाँ से ऐसे कूदूंगा अगर, तो अब क्या होगा, मैं वापस नीचे आ गया। मैं वापस नीचे क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन का लॉ लग रहा है। ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। ठीक है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है हमें कि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैं कूद रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अर्थ मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो ये एक लॉ है और ये दुनिया के हर कोने में एप्लीकेबल है। मैं चाहे इंडिया में जाके कूदूंगा तो भी मैं नीचे आके गिरूंगा, मैं चाइना में जाके कूदूंगा तो भी मैं नीचे आके गिरूंगा। क्यों? क्योंकि ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल है। वैसे ही न्यूटन ने हमें 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, तो वो हर मोशन में एप्लीकेबल है। ठीक है। आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, वो मोशन के लिए वो तीनों लॉ हमेशा एप्लीकेबल रहेंगे। तो आज हम वो 3 लॉ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप हेडिंग डाल दो। ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहना चाहता है? ठीक है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो मैं ना, जैसे संडे वगैरह होता है, कोई छुट्टी वगैरह होती है, तो मैं जब घर पे बैठा रहता हूँ तो मेरे को नहाने में बहुत आलस आता है। तो अब जैसे मैं जब बैठा रहता हूँ, आराम से रेस्ट पे बैठा हूँ मैं, तो अब मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मम्मी बहुत फोर्स करती है मेरे को कि नहा ले, आज छुट्टी के दिन भी नहीं नहाएगा। तो लेकिन मैं रेस्ट पे बैठा रहता हूँ, मेरे को बहुत आलस आता है नहाने में, मैं चाहता हूँ कि मैं ना नहाऊं। लेकिन मेरी मम्मी एक्सटर्नल फोर्स बन के मेरे को बोलती है कि नहा ले, नहा ले, नहा ले। तो मैं जैसे तैसे करके एक्सटर्नल फोर्स की मदद से नहाने चला जाता हूँ। अब जब मैं नहाने चला गया तो भी फिर से एक दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। जब मैं नहाने चाहता हूँ, अब मेरे को नहाने में मज़ा आ रहा है, अब मैं नहाए जा रहा हूँ, नहाए जा रहा हूँ, अब मेरा वहां से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। तो मेरी मम्मी फिर परेशान हो जाती है, बोलती है कि बाहर निकल, बाहर निकल, बहुत देर हो गई। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि, तो अब बेसिकली यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट और स्टे इन अ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। तो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे यानी वेलोसिटी जीरो है, तो वो उसकी वेलोसिटी जीरो ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाता। या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये इसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा कब तक? जब तक इसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। ठीक है। और जो ये कंडीशन होती है, वेलोसिटी जहाँ पे जीरो होती है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अगर किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं? वो सिस्टम कहाँ पर है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है। अब इसके बाद हम दो कॉन्सेप्ट और समझेंगे, फिर हम आपको एक न्यूमेरिकल कराएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम शॉर्ट में एफबीडी भी कहते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, देखो, मान लो एक टेबल है मेरे पास, इस टेबल पे एक बॉक्स पड़ा है। अब फ्री बॉडी डायग्राम हमें ये समझने में मदद करता है कि अगर ये बॉक्स है तो इस बॉक्स पे फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इस बॉक्स का मोशन क्या होगा, ये समझने में हमें क्या हेल्प करता है? फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम बार बार ये बॉक्स तो बनाएंगे नहीं,
तो हम फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं कि इस बॉक्स को हम पॉइंट मास मान लेते हैं। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, मतलब स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप्स तो क्या होता है हमारा कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए पॉइंट मास। ठीक है, हमने पहले तो क्या किया, पॉइंट मास मान लिया किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब ये जैसे मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, यहाँ पर हमने इसको पॉइंट मास ले लिया इस ऑब्जेक्ट को। अब सेकेंड स्टेप्स क्या होता है, शो ऑल द फोर्सेस। ठीक है, हमें इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं हमें वो सब शो करने हैं डायग्राम में, और वो कहाँ पे करने हैं, इस पॉइंट मास पे। अब आप एक चीज़ देखो, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अब हर मास पे एक mg फोर्स तो लगता ही है ग्रेविटी की वजह से, तो mg तो लगेगा इस पे। साथ में ये स्टेबल है, स्टेबल क्यों है, क्योंकि टेबल पे पड़ा है। और टेबल पे स्टेबल क्यों है, क्योंकि टेबल इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है। तो इस पे साथ में क्या लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये सिंपल होता है अपना फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें तीसरा स्टेप क्या होता है, हमें इसको कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देना होता है। जैसे अभी तो देखो ये दोनों वाई एक्सिस में लग रहे हैं। अब मान लो इस पे एक तीसरा हमने फोर्स लगा दी किसी डायरेक्शन में 45 डिग्री पे लेट से। ठीक है, अब ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि अगर मैं इस पे 45 डिग्री पे एक फोर्स एफ लगा देता हूँ, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसके लिए क्या सिंपली क्या करते हैं, जैसे ये फोर्स है एफ, हम इसको क्या करेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो गया, एफ एक्स, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एफ वाई। तो अब हमें क्या करना होता है, जो भी फोर्सेस होती है इनको हमें किस में डिवाइड कर देना होता है, कोऑर्डिनेट्स में। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन सी, वाई और एक्स, या फिर आपको जो कन्वीनियंस है, आपको जिस डायरेक्शन में मोशन निकालना है उसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब चौथा स्टेप क्या होता है, हमें इक्वेशन लिखनी होती है। जैसे अभी तो मैंने एक इमेजिनरी फोर्स ले ली थी, जब अगर ये फोर्स नहीं है अपने पास तब इसकी इक्वेशन अपने पास क्या आती है, देखो। अब मेरे को जैसे इक्वेशन लिखनी है इसकी, फोर्थ स्टेप इज राइट द इक्वेशन। अब मेरे को इस पॉइंट मास की इक्वेशन लिखनी है। अब मैं इसको इक्वेशन कैसे लिखूंगा, अब यहाँ पे देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एन ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। अब एक कॉमन सेंस तरीका तो ये है कि एन ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ एन इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि वो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन इसका लिखने का प्रॉपर मेथड क्या है, हम ऊपर वाले को जनरली पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे वाले को हमने क्या मान लिया, नेगेटिव। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, एन प्लस, अब एम जी नीचे लग रहा है तो हम मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस एम जी, और इज इक्वल टू क्या, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो। ये बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में। तो इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है, इसलिए मैंने इसको जीरो लिखा है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी। तो आप चाहे ऐसे करो या वैसे करो, दोनों में रिजल्ट आपका सेम आता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था फ्री बॉडी डायग्राम का। ठीक है, इतना हो गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, जिसका नाम है टेंशन। मेरे को पता है आपको बहुत टेंशन रहती है ज़िंदगी में, कोई नहीं, सबको रहती है, लेकिन ये वो वाला टेंशन नहीं है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, हमने ये मान ली एक रस्सी है हमने अपने पास। ठीक है, अब इस रस्सी को मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, दोनों एंड से खींच रहा हूँ इस रस्सी को मैं। अब क्या होगा, रस्सी अगर ये बहुत ढीली रस्सी है तो क्या होगा, ये तो टूट जाएगी। लेकिन अगर ये ठीक ठाक टाइट रस्सी है तो क्या होगा। अब एक चीज होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे आप एक रबर को खींचते हो तो रबर क्या करता है, अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। वैसे ये रस्सी अब क्या करेगी, जैसे मैं इसको खींचूंगा दोनों तरफ से, ये अपनी वापस नेचुरल स्टेट पे आना चाहेगी। ठीक है, तो जो ये फोर्स लग रहा है, जो फोर्स इन दोनों को वापस अपनी नेचुरल स्टेट पे ला रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। और ये टेंशन हमेशा कहाँ पे लगता है, रस्सी के सेंटर की तरफ लगेगा। और ये जहाँ से कनेक्टेड है, जैसे मान लो ये एक रस्सी है मेरे पास। ठीक है, इससे मैंने एक एम मास कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, ये एम इस पे नीचे फोर्स लगाएगा एम जी, तो अब टेंशन कहाँ लगेगा। अब देखो रस्सी खिंच कैसे रही है, ऐसे खिंच रही है रस्सी, तो अब रस्सी वापस क्या, ऐसे खिंची हुई है, अब ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे जाना चाहती है। तो अब देखो यहाँ से इसको ओरिजिनल स्टेट पे जाने के लिए ऊपर फोर्स डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा रस्सी पे।
और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेंशन नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि रस्सी देखो ऐसे खींच रही है तो उसको अब नीचे आना है। तो ऐसे अवे फ्रॉम द जहाँ से ये कनेक्टेड है और सेंटर में जहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है वहाँ पे टेंशन जाता है इसका। ठीक है, इतना टेंशन आपको बेसिक बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब आपको और क्लियर करना है तो हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आपको कराते हैं। तो हमने मान लिया अपने पास एक ये दीवार है, ठीक है, ये एक सीलिंग है और ये एक वॉल है जहाँ पे ये दोनों तरफ से बंद है। ठीक है, अब हमने यहाँ से एक रस्सी ली, ठीक है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सॉरी, हमने एट सम एंगल 60 डिग्री इसको कनेक्ट कर दिया रस्सी को। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है √3 kg। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करें, जैसे आपको अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपको तीनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने √3 किलो का एक मास यहाँ पे हैंग कर दिया है और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है ये रस्सी और यहाँ से 60 डिग्री पे कनेक्टेड है। अब हमें पूछा है कि अब देखो यहाँ पे टेंशन कहाँ पे लगेगा, अगेन इस तरफ से तो सेंटर की तरफ से लगेगा, जिसको मैंने बोलिए T1। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ लगेगा टेंशन, इधर लगेगा, इसको मैंने बोलिए T2। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें फाइंड करना है T1 और T2। अब ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है, अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस √3 kg का। अब देखो ये √3 kg है यहाँ पे। अब सबसे नेचुरल फोर्स क्या होता है जो सबसे पहले हमें याद आता है दिमाग में, वो होता है mg। तो mg तो यहाँ पे लग गया, ठीक है, और m इसका कितना है √3, g की वैल्यू हमने 10 ले ली। ठीक है, ये बेसिक फोर्स तो हर क्वेश्चन में लगता है तो हमने ये लगा दिया। अब बाकी के क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, यहाँ पे T2 लग रहा है। ठीक है, अब देखो इसका एंगल यहाँ से 60 डिग्री है, तो आपने थोड़ी बहुत अगर आपको मैथ्स आती है तो आपको पता होगा कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 60 डिग्री पे अपने पास T2 लग रहा है और बचा क्या T1। अब देखो T1 और mg को देख के इतना डर नहीं लग रहा, डर लग रहा है T2 को देख के, क्योंकि थोड़ा अजीब सी डायरेक्शन में लग रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। आपको मैंने बताया था फ्री बॉडी डायग्राम में, जब भी ऐसा सवाल आए तो इसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। तो T2 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T2 cos 60 डिग्री, इधर कितना हो गया T2 sin 60। ठीक है, अब देखो सिंपल लग रहा है। अब हम इसको T2 को हटा सकते हैं क्योंकि अब हमें तो इसके कंपोनेंट्स मिल गए हैं। अब हम देखो T2 को हमने इस दोनों पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब हम T2 को रखें या नहीं रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि T2 ऑलरेडी इसमें आ चुका है। अब हमें T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। अब मैं नॉर्मल तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाले को नेगेटिव मान लिया, और राइट साइड वाले को पॉजिटिव मान लिया और लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव मान लिया। तो पहले मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो y डायरेक्शन में इक्वेशन क्या है मेरे पास, T2 sin 60 डिग्री माइनस √3 × 10, ये किसके बराबर है, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब अगर मेरे को x डायरेक्शन में लिखना है तो x डायरेक्शन में मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, T2 cos 60 माइनस T1, इसकी वैल्यू भी कितनी है, जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में यानी नेट फोर्स जीरो है अपने पास। अब मेरे को सिंपली बस इसको सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो इसमें दो वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करने का तो फायदा नहीं है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे हमें T2 मिल जाएगा, T2 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, उससे हमें T1 मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो मैंने लिख दिया T2 इंटू √3/2। अब इसको मैंने उधर भेजा, ये कितना आ रहा है, √3 × 10, √3 से √3 कैंसिल, T2 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 20 न्यूटन। बहुत इजी सवाल है। अब T2 की वैल्यू मैं इधर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, T2 20 आया मेरे पास, 20 इंटू कॉस 60 कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसको T1 को मैं उस साइड भेजूंगा,
ठीक है, इससे T1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ गई। तो अपने पास T1 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, T2 कितना आ रहा है, 20 न्यूटन आ रहा है। यानी कि जो अपने पास वो डायग्राम था, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे 60 डिग्री पे जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, 20 न्यूटन था। और जो इस साइड लग रहा था वो कितना था, 10 न्यूटन था। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा फर्स्ट लॉ। अब हम बढ़ते सेकंड लॉ पे। अब देखो, सेकंड लॉ समझने के लिए मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे एक रोड पे खड़े हो, ठीक है। अब आपके सामने से ना तीन गाड़ी आ रही है। पहली तो आपके पास एक साइकिल आ रही है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक साइकिल है यहाँ पे, मेरी डायग्राम थोड़ी सी खराब है तो जज मत करना मेरे को। ठीक है, ये साइकिल आपके पास आ रही है। मैंने मान लिया साइकिल का वेट है 10 kg, और ये कितनी स्पीड से आ रही है आपके पास, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक एक तो ये आ रहा है आपके पास। अब मैंने कह दिया आपके पास एक बाइक भी आ रही है, ठीक है। ये आपकी बाइक है, ठीक है। मेरी डायग्राम स्किल्स अच्छी नहीं है तो उसको इग्नोर करना आप। एक बाइक आ रही है आपके पास, जिसका वेट मान दिया मैंने 100 किलो है। इसकी स्पीड मैंने मान ली 1 मीटर पर सेकेंड है। आप अभी भी वहीं खड़े हुए हो, ठीक है। आप पता नहीं क्यों नहीं हिल रहे हो, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब मैंने मान लिया एक कार आ रही है आपके पास। इस कार का वेट है 1000 kg। इसकी स्पीड है आपकी 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल मेरा ये है कि आप यहाँ पे रोड पे खड़े हो, आपके सामने एक साइकिल आ रही है, आपके सामने एक बाइक आ रही है, आपके सामने एक कार आ रही है। आपको किससे सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है? कुछ लोग कहेंगे सर कार थोड़ी ज़्यादा भारी है तो उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, या बाइक थोड़ी अच्छी स्पीड से आ रही है तो उससे डरने की ज़रूरत है, साइकिल बहुत ही तेज़ आ रही है उससे डरने की ज़रूरत है। तो सबका अलग अलग जवाब हो सकता है। लेकिन जिसने फिजिक्स पढ़ी है उसको एक चीज़ पता होगी, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है मोमेंटम करके। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम हमें क्या बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा, हमें उसके मोशन को रोकने में उतनी ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ले लो जिसका मास बहुत ज़्यादा है, जैसे एक बहुत भारी ट्रक है और वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आपके पास आ रही है, तो उसको रोकना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा है, उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर वहीं एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, उसका मास भी बहुत कम है, उसकी वेलोसिटी बहुत धीरे धीरे आ रहा है, उसको रोकना बहुत आसान है क्योंकि उसका मोमेंटम कम है। और एक बड़े ट्रक को जो बहुत तेज स्पीड से आ रहा है उसको रोकना हमारे लिए डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। और अब जब आपने मोमेंटम का टॉपिक समझ लिया कि जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उसको रोकना उतना ज़्यादा टफ होगा, तो अब आप इसमें देखो कि इसका मोमेंटम कितना है। इसका मास है 10 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, तो इसका मोमेंटम अपने पास 100 आ रहा है। इसका देखो 100 × 1, इसका भी 100 आ रहा है अपना मोमेंटम। इसका देखो 1000 × 0.1, इसका भी 100 आ रहा है। तो देखा जाए तो इन तीनों का मोमेंटम इक्वल ही है। तो आपको किसी तीनों से कम या ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको तीनों से इक्वली डरने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि तीनों का मोमेंटम सेम है अपने पास। तो जिस बच्चे ने फिजिक्स पढ़ रखी है उसको समझ में आ गया कि ये तीनों अपने लिए इक्वली डेंजरस है, क्योंकि तीनों का मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम ज़्यादा है तो उन्हें रोकना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। अब ये मोमेंटम मैंने आपको क्यों पढ़ाया? क्योंकि मोमेंटम के बिना सेकंड लॉ पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा आपको। तो सेकंड लॉ हमसे क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपसे क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी कि मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ठीक है। डेफिनेशन आप सबको पता होगी इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यानी कि अगर कोई गाड़ी आ रही है ऐसे बहुत तेज आपके पास, ठीक है, उस पर आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा उसके रेट ऑफ मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं। अब जब हम देखो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो अपने पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। और इस केस में इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 1। तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही है। अब पी की वैल्यू हमने बताई क्या होती है, एम इंटू वी, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ एम वी। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आता है, देखो, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ये देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि वी डी एम बाई डी टी क्या हो गया। देखो कई केस में अपने पास वेरिएबल मास दे रखा होता है, जैसे रॉकेट का एग्जांपल ले लो। जब रॉकेट हवा में जाता है तो वो क्या फ्यूल रिलीज करता है, तो फ्यूल जैसे वो रिलीज करता है तो उसका मास चेंज हो रहा होता है, तो वो क्या हो गया, अपना एक वेरिएबल मास वाला एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये किसके लिए आई है, फॉर वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। और इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि आपका मास कांस्टेंट रहता है। तो जब आपका मास कांस्टेंट रहेगा तो आपकी ये वाली टर्म तो चली जाएगी, तो बचेगा क्या, एम डी वी बाई डी टी। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, फॉर कांस्टेंट मास, ये ठीक है वेरिएबल मास के लिए था आपके पास। अब मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कांस्टेंट मास के लिए। अब जब कांस्टेंट मास होगा तो ये वाली टर्म चली गई, आपके पास बचा क्या, एम डी वी बाई डी टी। और आपको dv बाई डी टी थोड़ा देखा देखा सा लग रहा होगा। dv बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, सबको पता होगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, F इज इक्वल्स टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब मोमेंटम से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, देखो हमने अभी पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि ये फोर्स जीरो है, अगर मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स को जीरो मान लिया तो अपने पास क्या बचेगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो। अब अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को जीरो ले रहा हूँ तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, जीरो। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, हैंस द मोमेंटम इज कंजर्व। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो सो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, सो द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बेसिकली इज कंजर्व्ड। अब देखो इतना आपको समझ में आया होगा तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अपने पास एक एग्जांपल दे रखा है, द कहाँ गया, एक सेकंड बस। हाँ, एक अपने पास 2 kg वाली बॉडी दे रखी है, ठीक है। अपने पास एक बॉडी दे रखी है 2 kg, इसका वेट है। ये मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। देखो हम अपने पास एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, यहाँ पे एक बॉडी दे रखी है, इसका वेट है 2 kg और ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। अब अपने को क्वेश्चन में बोला क्या है कि ये एक एक्सटर्नल फोर्स आता है अपने पास, और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये बॉडी कहाँ पे आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। ये पहले मूव कर रही थी, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा जिसकी वजह से इसकी अब वेलोसिटी जीरो हो गई, और ये काम कितनी देर में हुआ, 2 सेकेंड्स में, ठीक है। 2 सेकेंड तक फोर्स लगा और इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब हमसे पूछा है कि फोर्स कितना है, ठीक है। अब हमको पता है कि फोर्स कैसे होता है, एक्सटर्नल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी
अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखो चेंज इन मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम। देखो चेंज ऑफ मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे, m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। ठीक है, इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो मास को हमने चलो बाहर ले लिया, ठीक है, मास एक बार को मैं दोनों से बाहर ले रहा हूँ और ये 2 नीचे आ गया। तो अंदर क्या बचा अपने पास, तो अंदर क्या बचा अपने पास, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब अपने पास v फाइनल कितना है, देखो v फाइनल अपने पास है 0, ठीक है, और v इनिशियल कितना था अपने पास, 5 था। तो बचा कितना, 5m/2। और अगर हम इसमें मास की वैल्यू पुट कर दें, मास की वैल्यू कितनी थी, 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना बचेगा, -5 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगा वो कितना लगा, -5 न्यूटन लगा। अब ये -5 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फोर्स ने क्या किया, इसको अपोज किया, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -5, यानी नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसने अपोज किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। तो बचपन में क्या होता था, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं से दीवार से सर्वर फूट जाता था, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आता था, तो मैं क्या दीवार पे वापस मारता था, तो मेरे को फिर वापस लग जाती थी, तो फिर मेरे को वापस गुस्सा आता था, मैं वापस मारता था, मेरे को वापस लग जाती थी। तो ऐसे चलता रहा और मैं बहुत परेशान था अपनी ज़िंदगी से कि मैं मार रहा हूँ, मेरे को क्यों लग रही है। तो फिर एक दिन न्यूटन बाबा मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरे से एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने मेरे से कहा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी अपन कोई एक्शन करेंगे, एक्शन यानी क्या, फोर्स, ठीक है। जब भी हम किसी भी बॉडी पे कोई भी फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी क्या करेगी, हम पे भी उतना ही फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। ये क्या है अपने पास, न्यूटन थर्ड लॉ, सिंपल, ठीक है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, जैसे ये मान लो एक टेबल है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया बी, नहीं सॉरी, एक चलो ये ले लेते हैं अपन। यहाँ पे दो मास है अपने पास, ठीक है, m a m b। अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया F a b, इसको मैंने बोल दिया F b a। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमसे क्या कहता है कि F a b फॉर एवरी फोर्स देयर विल बी इक्वल, F b a भी इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा, अपोजिट। फॉर एवरी फोर्स देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि दोनों फोर्स सेम टाइम पे लगेंगे। जैसे मैंने अगर इस दीवार को मारा तो ऐसा नहीं बोलेगी दीवार की अब तूने मेरे को आज मारा तो मैं तेरे को कल मारूंगी, नहीं, दीवार जैसे मैंने इसको मारा उसी टाइम इसने मेरे को मारा। तो ये दोनों क्या हो रहा है, सेम टाइम पे हो रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन दोनों का नेचर सेम होगा। जैसे अगर ये मैंने इसको मारा तो ये कांटेक्ट फोर्स है, तो मेरे को भी क्या लगेगा, ये कांटेक्ट फोर्स लगेगा। और जैसे ये एग्जांपल है, अब इसमें क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो अगर ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। तो दोनों जो भी एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं उनका नेचर भी सेम होता है और वो सेम टाइम पे लग रहे होते हैं। यह है आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है। अब इस पे हम एक लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को
ख़त्म करेंगे और आप आराम से जाके सो सकते हो। तो अपने पास लास्ट क्वेश्चन ये है अपने पास आज का। एक गन है अपने पास, ठीक है, इसका वेट है 4 kg और इसमें से एक बुलेट निकलती है, ठीक है। इस बुलेट का वेट हमने मान लिया है 0.02 kg। अब हो क्या रहा है, ये जो बुलेट निकली है ये निकली है 400 मीटर पर सेकेंड से, और हमसे पूछा है कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब ये रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान से समझो। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जैसे ये गन है, अब ये गन इस बुलेट पे एक फोर्स लगा रही है, उससे क्या हो रहा है कि ये बुलेट आगे जा रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि बात यहाँ रुक जाएगी? नहीं। अब बुलेट भी क्या करेगी, जैसे बुलेट बाहर निकल रही है, ये बुलेट एक गन को पीछे की तरफ फोर्स लगा के हुए जा रही है, तो उससे क्या होगा, इस गन का भी एक बैकवर्ड्स की तरफ एक वेलोसिटी होगी, ठीक है। यही होता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गन ने बुलेट को आगे फेंका तो बुलेट ने भी गन को थोड़ा सा पीछे फेंका, और ये जो गन फायर होने के बाद थोड़ा सा पीछे गई है, इसको ही हम क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे हम। अब हमने पढ़ा था एक सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कब रहता है, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। अब हमने इस गन और बुलेट को एक सिस्टम मान लिया है, ठीक है। अब इस सिस्टम पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। लेकिन ये जो आगे जा रहे हैं ये क्या इंटरनल फोर्स है, ये गन और बुलेट के आपस के बीच का मामला है, तो ये क्या इंटरनल फोर्स है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। और अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। हाँ, कंजर्व होगा। तो अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे कराते हैं, तो आप वो भी सीख लो अब, ठीक है। हम इसका मोमेंटम लिखेंगे और इसका मोमेंटम लिखेंगे, इनका नेट वेक्टर सम, याद रखना वेक्टर सम कितना होगा, 0, ठीक है। अब मैंने ले लिया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इनटू इसका वेट, ठीक है। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइनल इसका वो लिख रहा हूँ मोमेंटम, और इनिशियली तो 0 ही था, ठीक है। ये था इसका हो गया फाइनल मोमेंटम। और अभी इसका, ये तो किसका लिख दिया मैंने, गन का लिख दिया, गन का वेलोसिटी और गन का वेट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बुलेट का लिखूंगा। तब मेरे को क्या लिखना है, सिस्टम का मोमेंटम लिखना है, और सिस्टम में क्या क्या गन है और बुलेट है। मैंने गन का मोमेंटम लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बुलेट का मोमेंटम लिख रहा हूँ। बुलेट का मोमेंटम मैं कैसे लिखूंगा, 0.02 इंटू 400, और ये किसके बराबर होगा, 0। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। फाइनल क्या है, वी जी इंटू फोर प्लस 0.02 इंटू 400, और ये किसके बराबर होगा, 0। 0 क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में 0 ही था। यहाँ से बस मेरे को वी जी निकालना है, सिंपल काम है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वी जी 4 वी जी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो 400 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो हट जाएंगे, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा अपने पास, इज इक्वल्स टू 0। अब 8 उधर जाएगा तो इससे अपने को क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय, ये 4 इधर आ जाएगा, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड। अब इस -2 की कहानी को समझो। 400 क्या हमने क्या लिया था, प्लस में लिया था, यानी कि अगर ये 400 वेलोसिटी से आगे जा रही है तो गन -2 से पीछे आएगी। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर ये एक्सटर्नल फोर्स इसको आगे की तरफ निकाल रहा है तो गन पे एक्सटर्नल फोर्स कहाँ, सॉरी, गन पे फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, गन ने इस पे एक्शन किया तो आगे निकला, और जब बुलेट ने इस पे रिएक्शन किया तो गन कहाँ आ गई, पीछे आ गई, -2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आई होप आपको इतना वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए इसको नोट करें और इसको रिवाइज करें। बाय बाय।